नमस्कार दोस्तों, शनि और टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बार जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो है मेडिकल इंश्योरेंस। क्योंकि इस पैंडेमिक में बहुत ही अगर मैं साफ साफ बात करूं तो जो सिचुएशन आई है वो बहुत ही धक्कादायक है। और इसमें एक बहस छिड़ गई कि मेडिकल इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट भी है कि हॉस्पिटल्स ने इंश्योरेंस मेडिक्लेम को मना कर दिया है। वो ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। इस पे कभी ये जब पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा उस पर बात करेंगे और उसकी रेमेडीज़ क्या होनी चाहिए, रेगुलेटर्स ने क्या करना चाहिए, उस पर भी अपन बात करेंगे। पर आज जो हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है मेडिकल इंश्योरेंस का सम एश्योर कितना होना चाहिए। इसके पहले भी हमने आप लोगों को बताया था, पहले भी हमने इस पे वीडियो निकाले हुए हैं। आज फिर से बात कर रहे हैं। छोटा सी टॉक विल बी स्मॉल वन। हमने पहले भी कहा था कि 20% का अगर इन्फ्लेशन हो तो आप उसको 25% का इन्फ्लेशन भी पकड़ते हैं या 15% का इन्फ्लेशन भी पकड़ते हैं, ऑल गुड है, यानी ये अच्छा है। ये अगर आपने कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ये हर साल 15% से बढ़ेगी या 20% से बढ़ेगी, 25% से बढ़ेगी, तो ये आप कोई भी एक पैमाना ले सकते हैं, इस हिसाब से भी लेते हैं। तो विद बेस एंड सुपर टॉप अप आपका सम एश्योर इज सम अराउंड 50 लाख इज गुड इनफ फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। आज मैंने अगर लिया है और मेरे पास इतना सम एश्योर है तो मैं 10 साल के लिए बढ़िया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें नो क्लेम बोनस भी जुड़ जाएगा। बस कुछ कंपनियों में क्रिटिकल केयर इन बिल्ट होता है, किसी में क्रिटिकल केयर के लिए आपको अलग से पॉलिसी लेनी पड़ती है। अलग से पॉलिसी है क्रिटिकल इन केयर के लिए, और तो आपके पास अगर 60-65 लाख तक का भी हो जाता है, मैक्सिमम साइड में बता रहा हूँ, और इन बिल्ट है तो भी 50-55-60 लाख सफिशेंट है 10 साल के लिए। इतना समेश्वर होना चाहिए। आप लोगों को देखने वाली चीज़ें कुछ छोटी छोटी सी मेडिकल इंश्योरेंस में जो है, आपके सलाहकारों ने आपको पहले भी बताई होगी, एडवाइजर्स की तरफ से आप लोगों के डिस्कशंस होते रहे होंगे कि रूम कैपिंग और ये सब क्या क्या है, को पेमेंट है, ये तो है ही, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही एक देख लीजिए कि आपकी पॉलिसी कंज्यूमेबल इंक्लूड करती है क्या। इस विषय पे भी हमने पहले बात की थी, पर फिर भी आज एक हम ये जो बात कर रहे हैं तो इसको फिर से हम इसको ऐड करेंगे। इसमें कंज्यूमेबल का अर्थ ये है कि आपके जो छोटे छोटे एंसिलरी थिंग्स लाइक कॉटन, सिरिंज, ये सब जो छोटी छोटी एंसिलरी चीज़ें, दे आर नॉट मेन ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी हैं, मेन ट्रीटमेंट के या मेडिसिन्स नहीं हैं, या ये सर्जरी करने के लिए उपयोगी हैं पर ये सर्जरी नहीं कर दें, या इसका सर्जरी नहीं करते। इसका अर्थ अगर हम ये बोलें कि सर्जरी करने में इनका उपयोग ज़रूर होता है, बट ये नहीं है कि दे हैव मेजर फैक्टर ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग इन सर्जरी। तो पहले इसकी कीमत जो होती थी, अगर आपने 5-6 दिन 7 दिन के लिए अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो इट वॉज समथिंग अराउंड 500 to 2000। बट फ्रॉम लास्ट ईयर जब पेंडेमिक का पहला फेज़ आया था, नाउ सेकंड फेज़ है, तो ये इसकी कॉस्टिंग अगर आपने एज गुड एज अगर आपने अगर देखा होगा तो 30,000 40,000 बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पीपी किट्स के नाम से। कुछ कंपनियों में राइडर भी आ गए हैं, कंज्यूमेबल का राइडर लो, कॉस्टिंग आप देख लीजिए, मुझे भी नहीं पता। तो इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। और पहला एक काम हुआ कि आपने इसको अपनी पॉलिसी में है या नहीं चेक कर लिया, अगर नहीं है तो आपने राइडर ले लिया, एंड पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 ये है कि आप जब भी हॉस्पिटलाइज हों तो
ऑलवेज रिमेंबर, जब भी बिलिंग हो तो उसमें ये देख लीजिए, पीपीई किट के लिए अगर उन्होंने अलग से पैसे जोड़े हैं और उसके लिए आपसे कैश डिमांड कर रहे हैं, तो रिमाइंड देम दैट इट इज़ इंक्लूडेड। फिर से बोल रहा हूँ, रिमाइंड देम दैट इट इज़ इंक्लूडेड इन द माई और योर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी इट्सेल्फ, यानी उस पॉलिसी के अंदर ही है। उसके लिए नकद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 दिन 6 दिन हम हॉस्पिटल में रहने के बाद इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारे अटेंडेंट इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो बिल को गहराई से देखना समझने की कोशिश भी नहीं करते। नहीं, ये हमारे साथ वाकया हो चुका है कि हमारे जो पेट्रॉन्स हैं उनसे हम बात करते हैं कि नहीं नहीं देना नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर इंश्योरेंस पॉलिसी है, नहीं देना इसके चार्जेस। और सब कुछ होने के बाद जब वो उनका बिल सेटल होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद जब हमारी कभी मुलाकात होती है, बात होती है, तो देखते हैं कि उन्होंने उसके लिए अलग से फिर से पैसे दे दिए हैं, यानी बताने के बावजूद भी नहीं यार जान देना है, 500 रुपये तो मांगे, उन्होंने दे दिया। इट्स नॉट वे। जिस चीज़ के लिए आपको इंश्योरेंस कंपनी ने आपने पैसे दिए हुए हैं, जो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी कवर करी, उसके चार्जेस क्यों पे करना है? तो इसको थोड़ा तसल्ली से चेक कीजिए, बात कीजिए, और उस वक्त हड़बड़ी करने के बजाय अपने कंपनी के कॉल सेंटर पे बात कर लीजिए। अगर आपका सलाहकार आपके साथ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और पैसे दे दिए। इंस्टेड आप अपने कंपनी के कस्टमर केयर में बात कीजिए, उनकी बात करवाइए कि इसमें ये चीज़ इंक्लूड है, तो इसके चार्जेस हमसे क्यों मांगे जा रहे हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद मैं आपको और कुछ इस विषय में आगे की जानकारी दूंगा कि अगर इंश्योरेंस कंपनियां इस पर आप क्या एक्शन लेती हैं, पेंडेमिक ख़त्म हो जाए। और जो मैंने कहा कि हम अलग वीडियो पर बात करेंगे कि ये इंश्योरेंस को ही नहीं मान रही हैं, दे आर इंसिस्टिंग ऑन डिमांड। एंड हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स जो कैश में मांग रहे हैं, इधर यू कैन ट्रांसफर योर मनी और यू गिव देम इन कैश, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इंश्योरेंस। जबकि मेजॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट 3 घंटे के अंदर अंदर हो रहे हैं आफ्टर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, तो वो और भी कम वक्त पे हो रहे हैं, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग। इस पर अपन आगे बात करेंगे। अभी तो पेंडेमिक निकल जाए, आप सब स्वस्थ रहें, कुशल रहें, घर पर ही रहें, और वैक्सीनेशन फिर से ज़रूर करवाएं, चाहे पहला हो चाहे दूसरा डोज हो, आप ज़रूर लीजिए। आगे फिर किसी विषय पे आपसे बात करेंगे नए शनिवार टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद।